हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे विभिन्न अपरदन की शक्तियाँ जो हैं, अलग अलग अपरदन की शक्ति के द्वारा निर्मित अलग अलग स्थल रूप। ये आपकी अपरदन की शक्तियाँ कौन सी हो सकती है? नदी हो सकती है, हिमानी हो सकती है, वायु हो सकती है, सागरीय लहरें हो सकती है ना। तो ये सारी अलग अलग जगह, चूना प्रदेश में अंडरग्राउंड वाटर हो सकता है। तो ये अलग अलग जो भी अपरदन की शक्तियाँ हैं, ये किस तरह के सुंदर स्थल रूप बनाती है। ये स्थल रूप में आपको दोनों तरह का देखना है। आपका इरोजनल भी देखना है, डेपोजिशनल भी देखना है, यानी कि अपरदनात्मक भी देखना है और निक्षेपात्मक भी देखना है। तो विभिन्न स्थल आकृतियाँ, है ना। विभिन्न स्थल आकृतियों में पहला हम लेंगे नदी द्वारा बनी हुई स्थल आकृतियाँ। तो नदी द्वारा बनी हुई स्थल आकृतियों में सबसे पहले हम देखेंगे अपरदन से निर्मित स्थल आकृतियाँ। नदी के अपरदन से, आपको पता ही है, नदी जब पहाड़ से उतरती तो बहुत फोर्स होता है उसमें, बहुत बहुत तेज तीव्र गति से उतरती है। लेकिन जैसे ही पहाड़ से नीचे आती है, उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है, उसकी गति कम पड़ जाती है और आगे चल करके वो धीरे धीरे इरोजन के साथ डेपोजिशन भी करने लगती है और अलग अलग बनाती है और सागर तक पहुंचते पहुंचते अलग अलग तरह की स्थलाकृतियां बनाती है। तो सबसे पहले हम अपरदनात्मक स्थलाकृतियां ले रहे हैं। अपरदनात्मक स्थलाकृतियों में सबसे पहला है नदी घाटी का विकास। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो नदी घाटी का विकास। नदी घाटी के विकास में आपका आ जाता है वी आकार की घाटी। वी आकार की घाटी में आप ले सकते हैं कि सर्वप्रथम नदी अपनी जो तली काट करके उसको गहरा करती जाती है, जिसके कारण नदी घाटी में सदैव गहराई बढ़ती जाती है और घाटी का आकार आंग्ल भाषा के वी की समान हो जाता है। उसे हम कहते हैं वी आकार की घाटी। तो सबसे पहला जो नदी का जो स्थल रूप है अपरदन के बाद, वो है वी आकार की घाटी। फिर इसी में वी आकार की घाटी में ही आ जाता है गार्ज। गॉर्ज और कैनियन, ये दोनों ही वी आकार की घाटियों के ही रूप हैं, जिनमें किनारे की दीवार अत्यंत खड़े ढाल वाली होती है, चौड़ाई की अपेक्षा गहराई अधिक होती है। गॉर्ज तथा कैनियन में इस प्रकार डायरेक्ट जो आप अंतर है वो तो नहीं कर पाएंगे, दोनों में केवल इतना अंतर है, जो आकार है उसका डिफरेंस है। गार्ज के ही विस्तृत रूप कैनियन होते हैं। गार्ज में दीवारें ढाल इतना अधिक होता है कि दीवारें बिल्कुल लंब रूप में होती हैं और वास्तव में जब वी आकार की घाटी का ढाल अधिक तीव्र हो जाता है तो गार्ज का निर्माण होता है और गार्ज का ही बड़ा रूप जो है कैनियन है। यह आकार में विशाल होता है किंतु सकरा होता है, वो आपका कैनियन है। तो पहला स्थल रूप तो वी आकार की घाटी, गार्ज, कैनियन, ये आ गया। दूसरा स्थल रूप जो नदी घाटी क्षेत्र में हम देखते हैं अपरदनात्मक, वो है जलप्रपात तथा शिप्रिका। जलप्रपात यानी वाटरफॉल एंड रैपिड्स। वाटरफॉल और रैपिड्स में क्या है? जब किसी स्थान पर नदियों का जल ऊंचाई से खड़े ढाल अर्थात क्लिफ के ऊपरी भाग से अत्यंत वेग के साथ नीचे गिरता है तो जलप्रपात कहते हैं, ना। वेग के साथ नीचे गिरता है तो जलप्रपात कहते हैं। ऊपर से नीचे वेग के साथ गिरता है। इसमें क्या होता है, इस तरह की स्थिति में नदी के मार्ग में कठोर और मुलायम चट्टानों की परतें या तो क्षितिज अवस्था में मिलती हैं या लंबवत। नदी जब मुलायम चट्टान कट जाती है किंतु कठोर चट्टान प्रतिरोधी के रूप में कट नहीं पाती, फलस्वरूप जल उसके ऊपर के भाग से नीचे गिरने लगता है और प्रपात तथा शिप्रिका का निर्माण होता है। नदी के जिस भाग में जलधारा का प्रवाह साधारण वेग से अधिक होता है, अर्थात जब जल ऊंचे ढाल से गिरने लगता है तो उसे हम प्रपाती या शिप्रिका कहते हैं। प्रपात में ऊंचाई अधिक होती है तथा वह खड़े ढाल वाला होता है, प्रायः यह क्लिफ के अग्रभाग पर होता है। शिप्रिका की ऊंचाई प्रपात की अपेक्षा कम होती है ना। तो ये हो गया आपका जलप्रपात और शिप्रिका। इसमें आपको डिफरेंस आपको समझ में आ गया है। और अलग अलग शैल, कठोर और मुलायम शैल जब लंबवत है तो मुलायम तो कट जाएगी और कठोर रहेगी, तो उस कठोर शैल के ऊपर से तेजी से जल गिरता है तो ये आपका बन जाता है जलप्रपात या शिप्रिका। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि जलप्रपात और शिप्रिका क्या है। तीसरा है पॉट होल्स या जलगर्तिका। नदी घाटी में
जल भंवर के साथ छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े तेजी से चक्कर काटते हुए छोटे छोटे गर्तों का निर्माण करते हैं। इसकी तली में क्या होता है कि छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जो साथ चलते हैं वो एक तरीके से छेनी का काम करते हैं। ये छोटे छोटे जो पत्थर हैं वो तेजी से चक्कर लगाते हैं और अंदर की अंदर नदी की तली में गर्त का निर्माण करते हैं, छेद कर देते हैं। नदी की तली में सुराख और छिद्र बनाते रहते हैं। ये धीरे धीरे इनका आकार बड़ा हो जाता है। इनका आकार जब बड़ा हो जाता है तो उसे जल गर्तिका या पॉट होल्स कहते हैं। जल गर्तिका का आकार उस समय अंडाकार हो जाता है जब ये कम गहरी होती है, और जब गहराई या व्यास अधिक होता है तो इसे कहते हैं प्लंज पूल्स या अवनमन कुंड। यानी कि पॉट होल्स के ही बड़े आकार को हम कहेंगे प्लंज पूल्स, है ना, अवनमन कुंड। तो इस तरह से ये तीसरी स्थलाकृति हो गई। चौथी नेक्स्ट जो स्थलाकृति है वो है संरचना सोपान। नदी के मार्ग में कभी कभी कठोर और मुलायम चट्टानों की परतें क्रम से एक दूसरे के साथ क्षैतिज अवस्था में मिलती है। जैसे अपर्दन द्वारा कठोर तथा मुलायम चट्टानों का कटाव विभिन्न दर से होता है। कठोर चट्टानों की अपेक्षा कोमल चट्टानें शीघ्र कट जाती है और कठोर एवं प्रतिरोधी चट्टानें निकली रहती है। इस तरह विशेषक अपर्दन तथा सोपानाकार सीढ़ियों का नदी की घाटी के दोनों ओर निर्माण होता है। प्रायः इन्हें सोपान कहा जाता है, परंतु इन सोपानों को नदी वेदिकाओं से अलग करने के लिए संरचनात्मक सोपान की संज्ञा दी गई है। ये समझ में आ गया आपको? जो कोमल चट्टानें हैं वो जल्दी कट जाती है और कठोर प्रतिरोधी चट्टानें निकली हुई रह जाती है। इस तरह से जो अपर्दन द्वारा सीढ़ियों का आकार बन जाता है नदी घाटी क्षेत्र में, तो उसे हम कहते हैं संरचनात्मक सोपान या स्ट्रक्चरल बेंचेस। ठीक। नेक्स्ट है नदी वेदिका या रिवर टेरेस। नदी वेदिका या रिवर टेरेस में क्या है? नदी वेदिका प्रारंभिक बाढ़ मैदान के अवशिष्ट चिन्ह होते हैं। कभी कभी नदियों की घाटियों में वेदिकाओं का क्रम सीढ़ी नुमा होता है तथा एक से अधिक वेदिकाएं नीचे उतरती चली जाती हैं। नदी वेदिकाएं एक दूसरे में नदी के नवोन्मेष या पुनर्यौवन की परिचायक हैं। नदी अपनी क्रमबद्ध अवस्था के बाद बाढ़ के मैदान बनाती है और यह बाढ़ का मैदान निश्चय ही एक विस्तृत भाग होता है। इस विस्तृत भाग में जलोढ़ मिट्टी तथा बजरी के निक्षेप होते हैं और नवोन्मेष या पुनर्यौवन आ जाता है। पुरानी चौड़ी घाटी के अंतर्गत उसी पुरानी चौड़ी घाटी है, उसी के अंदर नदी नीचे उतर जाएगी। अंतर्गत नवीन एवं सक्रिय घाटी का निर्माण होता है, जो कुछ समय बाद नवीन घाटी क्षैतिज अपर्दन द्वारा विस्तृत हो जाती है, परंतु नदी अपनी पहली वाली घाटी के बराबर नहीं पहुंच पाती। परिणाम स्वरूप नदी एक दूसरे के बाढ़ के मैदान निर्माण करती है। और प्राचीन घाटी नवीन घाटी से एक सीढ़ी या सोपान द्वारा अलग होती है। इसी प्रकार इसी को सोपान नदी वेदिका कहते हैं। नेक्स्ट है नदी वीसर या मियंडर्स। आपने देखा होगा रिवर मियंडर्स बिल्कुल ऐसे जिगजैग आकार के बनते हैं। तो प्रौढ़ नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो निम्न कटाव की अपेक्षा क्षैतिज अधिक सक्रिय होता है। परिणाम स्वरूप नदी घाटी को गहरा करने की बजाय चौड़ा करने लगती है। इस अवस्था में नदी का मार्ग न तो समतल रहता है और न समान चट्टानों का बना रहता है। नदियाँ सीधी मार्ग में न प्रवाहित होकर टेढ़े मेढ़े रास्ते में चलती है, जिस कारण नदी का मार्ग में छोटे बड़े मोड़ आ जाते हैं और इन मोड़ों को ही नदी वीसर या रिवर मियंडर्स कहते हैं। समझ में आ गया आपको? ये है रिवर मियंडर्स, जो जिगजैग करके नदी चलती है। स्ट्रेट नहीं चलेगी नदी, जिगजैग करके चलेगी। फिर आपका है पैनी प्लेन। पैनी प्लेन जो है वो आपका लास्ट है। पैनी प्लेन इसका निर्माण जो है वो आपका लास्ट है। पैनी प्लेन में क्या है? संप्राय मैदान नदी की अंतिम अवस्था है। क्षैतिज अपर्दन के बाद सतह की असमानताएं दूर हो जाती हैं और नदी में अपर्दन और निक्षेप दोनों मिलकर के संप्राय मैदान का निर्माण करते हैं और एकदम समतल मैदान हो जाता है। वहाँ पे कहीं कहीं अविशिष्ट रूप में कठोर चट्टानें रह जाती हैं, जिन्हें मोनाड नॉक कहते हैं। ये अपन डेविस में भी पढ़ के आए हैं
कि लास्ट स्टेज जो है जब मैदान बन जाता है, कट करके सारा संप्राय मैदान बन जाता है, तो वो पेनीप्लेन रीजन उसको कहा है डेविस ने, हमने पढ़ा है। और वही चीज़ है इसमें भी कि पेनीप्लेन रीजन बन जाता है और जहाँ जहाँ अवशिष्ट रूप में कठोर चट्टानें दिख रही हैं वो मोनाडनॉक रह जाती है। तो ये तो था अपर्दनात्मक नदी की अपर्दनात्मक स्थलाकृतियाँ। अब निक्षेप से भी स्थलाकृतियाँ बनती है, दैट आई विल टेक इन नेक्स्ट वीडियो।